उफनती यमुना की लहरें सारी सीमाओं को तोड़कर दिल्ली के कई इलाकों में पहुंच गई हैं। कश्मीरी गेट, आईटीओ जैसे इलाके के बाद बाढ़ का पानी सिविल लाइंस तक पहुंच गया है। यमुना का जल स्तर बढ़ने के साथ पानी केजरीवाल के शीश महल के करीब आ पहुंचा है। लेकिन बाढ़ राहत के नाम पर केजरीवाल की सरकार अभी भी सिर्फ बातें बना रही है। कहने को राहत कैंप लगाए गए हैं, लेकिन वहां किसी किस्म की सुविधाएं नहीं हैं। पीड़ितों को भोजन या तो गुरुद्वारा समितियों की तरफ से दिया जा रहा है या फिर स्वयंसेवी संगठनों की तरफ से। दिल्ली सरकार की तरफ से भोजन का कोई इंतजाम नहीं है। बाढ़ की वजह से जबरन घर छोड़ने को मजबूर वैसे लोग जो दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए राहत कैंप्स में रह रहे हैं, उनमें भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि यमुना नदी हर साल इसी तरह अपना रौद्र रूप दिखाती है और सरकार इससे सबक नहीं लेती। कुछ अन्य लोगों का आरोप है कि कोई राहत टीम उन्हें वहां से निकालने नहीं आई। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बने एक राहत शिविर में रहने वाली महिला का कहना है कि हमने अपना घर गंवा दिया, हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारा सभी कीमती सामान खो गया, कोई हमें वहां से निकालने तक नहीं आया, हम खुद से यहाँ तक आए, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा तकलीफ सह रहे हैं, उनके स्कूल्स बंद हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सिर से छत छिन गई है। कैंप में रहने वाले कई लोगों ने शिकायत की है कि राहत कैंप में आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इस राहत कैंप में रहने वाली एक अन्य महिला का कहना है कि हम यहाँ कई तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हमारा सब कुछ खो चुका है, अब हम क्या करेंगे? हम गरीब लोग हैं जो इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हम राजनेता नहीं हैं। सरकार झूठे वादे कर रही है। जमीनी हकीकत यह है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और इस महिला ने दावा किया कि गर्दन तक डूबकर हम खुद वहां पहुंचे, हमारे घर में बाढ़ का पानी आया, हम डूब गए, अब हम कहां जाएंगे? जो टेंट हमें मिले हैं वो बारिश के लिए हैं, इसके बाद हम फिर बेघर हो जाएंगे। खाना लेने के लिए लाइन में लगे एक व्यक्ति ने कहा कि स्थानीय गुरुद्वारा प्रशासन के द्वारा यहाँ लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, हमारे लिए सरकार क्या कर रही है? पिछले साल भी बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन सरकार ने बमुश्किल कुछ किया। इस बार भी हालात इसी तरह के हैं। एक किसान किशन ने बताया कि हर साल यमुना के बाढ़ में उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। राहत कैंप में रहने वाली एक महिला ने मांग की है कि सरकार हमारे नुकसान के लिए हमें मुआवजा दे और हमें रहने के लिए कोई दूसरी जगह। दिल्ली के कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया। बाढ़ की वजह से कई सड़कें बंद हो गईं। यमुना किनारे कॉलोनीज में कई फीट पानी भर गया। हजारों लोगों को जान बचाकर शिविरों में भागना पड़ा। मयूर विहार, फेज 1, वजीराबाद, खजूरी, राजघाट जैसे इलाकों में बाढ़ का पानी घुस आया है। दर्जनों सड़कों को बंद करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। यमुना का पानी दिल्ली की सड़कों पर है। कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। बिजली की समस्या तो थी ही, राहत कैंप्स में भी कमी, अव्यवस्था और भोजन की कमी से तो पीड़ित पहले से ही परेशान हैं। इन सब के बीच दिल्ली में पीने के पानी का भी संकट उठ खड़ा हुआ है। दिल्ली के तीनों बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बंद हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि यमुना में बढ़ते जल स्तर की वजह से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़ रहे हैं। इस वजह से दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की परेशानी होगी। जैसे ही यमुना जी का पानी कम होगा, इन्हें जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में यमुना का जल स्तर काफी ऊपर है, इस लेवल पर पानी पहुंचेगा ऐसा कभी सोचा नहीं था। 3 हमारे वाटर प्लांट्स बंद हो गए हैं क्योंकि पानी पंप के अंदर मशीनों में घुस गया है। पानी कम होने पर मशीनों को सुखाया जाएगा। बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है। इसकी वजह से दिल्ली में 25% पानी की सप्लाई कम हो जाएगी। ये काफी ज्यादा है। दिल्ली में 1-2 दिन पानी की काफी दिक्कत रह सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि केजरीवाल मुश्किलों को कम बता रहे हैं और पीड़ितों को सियासत की रोटी खिला रहे हैं और उसी का पानी पिला रहे हैं। वजीराबाद और चंद्रावल प्लांट बंद होने से ही करीब 40 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। ये लोग ज्यादातर सेंट्रल और ओल्ड दिल्ली के हैं। समझा जा रहा है कि इन प्लांट्स के बंद होने से इंद्रलोक, शास्त्री नगर, आजाद मार्केट, न्यू रोहतक रोड, बापा नगर, देवनगर, मॉडल बस्ती, झंडेवाला एक्सटेंशन, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, दरियागंज और आसपास के इलाकों में पानी की कमी हो सकती है। कुछ अस्पताल भी प्रभावित हो सकते हैं। इस बीच बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज जब दिल्ली के लोग बाढ़, जल भराव और सड़कें धंसने की परेशानी झेल रहे हैं, उस वक्त उनके बीच से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लापता हैं। दिल्ली वासी पिछले 1 सप्ताह से परेशान है, लेकिन मुख्यमंत्री संकट की किसी जगह पर नहीं दिखते हैं, न ही कोई निरीक्षण करते दिखाई देते हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कोविड काल की तर्ज पर ही आज दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बाढ़ का संकट आते ही अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए
केंद्र सरकार को मदद के लिए लिखा है। विपदा के समय हर राज्य सरकार केंद्र से मदद मांगती है, पर संकट के पहले चरण में ही जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को पत्र लिखा है, वह दर्शाता है कि उनकी बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं है। सचदेवा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की बाढ़ की स्थिति की जानकारी लेने के लिए बैठक बुलाई है, पर खेदपूर्ण है कि केजरीवाल ने स्वयं कोई पहल नहीं की, केवल बयानबाजी करते हैं। उन्होंने केजरीवाल सरकार पर भाजपा को लोगों की मदद करने से रोकने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि कल जब उन्होंने ये सुना कि बाढ़ की स्थिति सिर पर आ गई है, पर दिल्ली सरकार की कोई तैयारी नहीं है, बाढ़ पीड़ितों के लिए कहीं टेंट तक नहीं है, कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं के दम पर 8 जगहों पर राहत और भोजन शिविर चालू करवाया। लेकिन इससे बौखलाई केजरीवाल सरकार ने अपने एसडीएम्स को भेजकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर पहले तो शिविर बंद करने का दबाव डाला, फिर कहा कि शिविर लगा लीजिए पर पार्टी के झंडे हटा लीजिए, क्योंकि मंत्री आतिशी अभी यहाँ क्षेत्र में आ रही हैं। एक जगह तक एसडीएम ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बैनर हटवाने का प्रयास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। शरद पवार की पार्टी में बगावत के बीच उद्धव ठाकरे की बची खुची पार्टी में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पार्टी के 4 विधायक पाला बदलकर एकनाथ शिंदे के साथ जाने को बेताब हैं। इतना ही नहीं, शिवसेना की नजर कांग्रेस पर भी है। शिवसेना ने तो बाकायदा कांग्रेस के विधायकों को एनडीए में शामिल होने का निमंत्रण तक दे डाला है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में पाला बदल का बड़ा खेल होगा। कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं रहेगी। महाराष्ट्र सरकार में उद्योग मंत्री उदय सामंत का दावा है कि उद्धव कैंप के 4 और विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि अब तक साफ नहीं है कि ये 4 विधायक कौन हैं। हाल ही में एमएलसी नीलम गोरे ने शिंदे कैंप का दामन थाम लिया था। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव सीएम शिंदे की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा और वह मुख्यमंत्री पद पर काबिज होंगे। फिलहाल महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि नए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार वित्त मंत्रालय चाहते हैं, जिसे लेकर शिवसेना असहज नजर आ रही है। हालांकि अब तक किसी नेता ने खुलकर नाराजगी जाहिर नहीं की है। दरअसल महाविकास अघाड़ी सरकार में पवार के पास ही वित्त विभाग था और शिंदे कैंप आरोप लगा रहा था कि उन्हें फंड के लिए परेशान किया जा रहा था, जबकि एनसीपी विधायकों को तरजीह दी जा रही थी। उदय सामंत ने एनसीपी के आने के बाद शिवसेना में नाराजगी की बात से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस का गुट एनडीए में शामिल होता है तो उन्हें भी सत्ता में शामिल किया जाएगा। इसके पहले अजीत पवार दिल्ली पहुंचे और उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में 4-4-2 का फॉर्मूला तय किया गया है और इसी आधार पर राज्य में मंत्री पद का बंटवारा किया जाना है। 1 साल पहले हुई शिवसेना में बगावत की कहानी अब एनसीपी तक आ गई है। हालांकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना में अब तक बगावत का दौर जारी है। माना जा रहा है कि शरद पवार के साथ जो विधायक और नेता बचे हैं, वे भी आने वाले दिनों में एक-एक कर अजीत पवार के साथ चले जाएंगे। ये सिलसिला चुनावों तक जारी रहेगा और चुनावों के करीब आने पर कांग्रेस को भी जोर का झटका लगेगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार कलह से जूझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पटना में सदन से सड़क तक बड़ा बवाल हो गया। शिक्षक भर्ती मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर पुलिस का कहर टूटा तो विधानसभा के अंदर मार्शल्स ने बीजेपी के विधायकों को उठाकर बाहर फेंक दिया। पुलिस के डंडों और वाटर कैनन्स के इस्तेमाल से बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गहरी चोट आई है। शिक्षक भर्ती और 10 लाख रोजगार के मामले में प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के जहानाबाद के महासचिव विजय सिंह की मौत पुलिस लाठीचार्ज के कारण से हुई। इसकी जानकारी सुशील मोदी ने ट्वीट करके दी। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बीजेपी के विधानसभा मार्च को पुलिस ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर रोक दिया। इस दौरान मार्च को रोकने के लिए बल प्रयोग किया गया और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। काफी संख्या में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, विधायक और कार्यकर्ता मार्च में शामिल थे। दोपहर गांधी मैदान से विधानसभा मार्च की शुरुआत हुई। भीड़ जैसे ही डाक बंगला चौराहे पर पहुंची तो उन्हें यहां रोकने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। दरअसल गांधी मैदान से फ्रेजर रोड होते हुए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता डाक बंगला के पास पहुंचे ही थे, यहीं पुलिस के साथ झड़प हो गई। पुलिस ने लाठी चार्ज किया और वाटर कैनन छोड़ा। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल समेत कई नेताओं को पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए रोका। सिग्रीवाल ने कहा कि हम युवाओं और किसानों की आवाज उठा रहे थे। नीतीश सरकार ने दबाने का प्रयास किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन पीटा गया है।
प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अन्य नेता और कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। लाठीचार्ज के दौरान बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को काफी चोट लगी। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और इनमें कुछ शिक्षक अभ्यर्थी भी थे। लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की चार्जशीट में तेजस्वी का नाम है। बीजेपी तेजस्वी के इस्तीफे की मांग कर रही है। शिक्षक भर्ती नियमावली में हुए बदलाव को वापस लेने की मांग की जा रही है। 10 लाख लोगों को रोजगार देने के वादे पर सवाल उठा रही है कि इसका क्या हुआ। पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी के कई बड़े नेता भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस वालों ने बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को भी लाठियों से पीटा, जिससे वे घायल हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पीएम मोदी को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया जाना है। ये अवार्ड शरद पवार अपने हाथों से पीएम मोदी को देंगे। कांग्रेस इसके विरोध में आ गई है, लेकिन अब मुश्किलें नीतीश कुमार की बढ़ने वाली हैं, क्योंकि शरद पवार अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। कहा तो जा रहा है कि ये मुलाकात नेशनल अवार्ड के सिलसिले में होनी है, लेकिन सियासत में जो बताया जाता है वो होता नहीं है। नरेंद्र मोदी की केंद्र की सत्ता से बेदखली के लिए नीतीश कुमार की पहल पर 15 विपक्षी दलों ने पटना में बैठक कर रणनीति बनाई थी, जिसमें शरद पवार की सक्रिय भूमिका थी। लेकिन इतने दिनों में एनसीपी टूटकर बिखर गई है और शरद पवार के हाथों से पार्टी के खिसकने का खतरा पैदा हो गया है। विपक्षी दलों की अगली बैठक बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को होने वाली है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित होने वाले हैं और आयोजकों की ओर से इसका पीएम को न्योता देने के मकसद से शरद पवार की मुलाकात अमित शाह से होने वाली है। पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक में शरद पवार के साथ तब उनकी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी आए थे। पटना से लौटने के बाद शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर दी और एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में 30 विधायकों के साथ शामिल हो गए। यानी एनसीपी 2 भागों में बंट गई। दोनों गुट खुद को असली बताने की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रफुल्ल पटेल ने पटना बैठक के बारे में कहा था, मैं शरद पवार के साथ पटना में विपक्षी दलों की बैठक में गया था। वहां का दृश्य देखकर मुझे हंसने का मन हुआ। वहां 17 विपक्षी दलों के नेता जुटे थे। उनमें 7 दल ऐसे थे जिनकी लोकसभा में केवल 1 सांसद है। एक पार्टी तो ऐसी भी थी जिसका कोई सांसद ही नहीं। प्रफुल्ल पटेल ने एक और मार्के की बात कही थी। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को समर्थन देने के सवाल पर कहा था कि जब हम शिवसेना की विचारधारा को स्वीकार कर सकते हैं तो बीजेपी के साथ जाने में क्या आपत्ति है। संभव है कि पटेल की ये बात शरद पवार के दिमाग में भी बैठ गई हो। वैसे भी शिवसेना यूबीटी के साथ रहकर एनसीपी को तात्कालिक कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए अब उनकी सरकार रही नहीं। कांग्रेस का साथ शरद को सूट करता है, लेकिन वैचारिक दृष्टि से शिवसेना से एनसीपी के विचार मेल नहीं खाते। सत्ता के साथ सटना या सत्ता के लिए हटना राजनीति के अब आजमाए हुए नुस्खे हैं। इसलिए शरद पवार का मन बदल रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। अगर ऐसा होता है तो विपक्षी एकता के लिए ये एक बड़ा सेटबैक साबित होगा, खासकर नीतीश के लिए, जिन्होंने पवार पर भरोसा कर उन्हें विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने का ऑफर तक दे दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। एक एक करके दिल्ली के इलाके यमुना में डूबते जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के साथ बैठक कर राजस्थान चुनाव की रणनीति तय करते रहे। 4 घंटे की मैराथन मीटिंग के बाद आम आदमी पार्टी ने करीब 81 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए। केजरीवाल ने ये सब तब किया जब राहत कैंप से खबर आ रही है कि लोगों को रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है और न ही कैंप में भोजन। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले अमित शाह को चिट्ठी लिखकर अपना पल्ला झाड़ लिया और फिर सियासी खेल में लग गए। बीच में जब मौका मिलता है तो एक बार फिर वे हथनी कुंड को स्नान नहीं भूलते और कहते हैं कि इसी वजह से दिल्ली के लोग परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर हथनी कुंड बैराज से बेतहाशा पानी छोड़े जाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। केंद्र सरकार का इस पर कहना है बैराज की अपनी क्षमता है, वो कोई बांध नहीं है। एक सीमा के बाद वहां भी पानी छोड़ना मजबूरी बन जाता है। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को स्वीकार किया कि ऐसा कोई जलाशय नहीं है जहां पानी को ऊपर की ओर संग्रहित किया जा सके और इसलिए पानी छोड़ना होगा।
सीएम ने कहा, आज शाम तक पानी नीचे उतरना शुरू हो जाएगा। यमुना का पानी रिंग रोड पर आ गया है। कश्मीरी गेट और आईटीओ के बीच पानी सड़क पर नजर आ रहा है। दिल्ली के निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड 208.5 मीटर तक पहुंच गया है। अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था। उन्होंने अनुरोध किया था कि पानी को थोड़ा धीमी गति से हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा जाए। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की दरख्वास्त की थी। हरियाणा पर इसकी जिम्मेदारी डालते हुए दिल्ली के सीएम ने कहा था कि उनकी गलती से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसके बाद जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने अरविंद केजरीवाल को फोन पर बताया, हिमाचल ने अब हरियाणा की यमुना में ज्यादा पानी नहीं छोड़ा है, ऐसे में आने वाले वक्त में दिल्ली में कम पानी छोड़ा जाएगा। उन्होंने साथ ही दिल्ली के सीएम को ये भी कहा कि हथनीकुंड बैराज कोई बांध नहीं है जहां पानी को रोक कर रखा जा सके। गुरुवार तड़के 1,56,000 क्यूसेक मीटर पानी यमुना में छोड़ा गया था। सुबह 9 बजे फिर 1,63,000 क्यूसेक मीटर पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया। शेखावत के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय जल आयोग का कहना है कि सुबह 10 बजे तक जल स्तर अपने पीक पर था। 2 बजे के बाद पानी फिर नीचे आना शुरू हो गया। दिल्ली बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा का कहना है कि ये मुख्यमंत्री की ब्लेम गेम वाली राजनीति है। हथनीकुंड बैराज पर पानी रोकने के चलते पंजाब और हरियाणा में बाढ़ आ सकती है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हो सकती है। एक अन्य बीजेपी नेता ने कहा कि दिल्ली सरकार को पहले ही ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी करनी चाहिए थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।